वर्षा जी, पूनम जी, अश्विन मैम धीरे से हाँ बोलो। है सर। यस सर। ठीक है, चलिए गुड। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे मन में, जैसे आपसे बहुत बार मेंस में इसी से एक सब टॉपिक है, ये पूछा जाता है कि जो यूरोपियंस थे यूरोपियंस थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो कॉलोनी का एक्सपेंशन कर रहे थे? कॉलोनी कॉलोनीज का कॉलोनीज का एक्सपेंशन कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यूरोपियंस लिखा है, तो आपने देखा ही था, अगर भारत की ही बात करें तो भारत में पहले आने वाले कौन थे? पोर्टुगीज। फिर कौन आए? भारत में कौन आए, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंपनी तो फिर डच आए थे। डच आए, फिर इंग्लिश, फिर डच आए, फिर डेन्स आए, डेन्स आए, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच। ठीक है, पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए और फ्रेंच आए। और एक बार रिपीट करेंगे, कंपनी बनने के हिसाब से हमारे इसमें जरा इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, डच और इंग्लिश में। तो आपने एग्जाम में ध्यान देना है या मेंस में ध्यान देखना है कि आप लिख क्या रहे हैं। अगर आप भारत में पहुंचने का हिसाब दे रहे हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जितने के जितने आए हैं, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? शुरुआत ये हो रही है 1498 से और ये यहां तक चल रहा है। एग्री करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल सर, 1664। ठीक है। अब मैं आपको जरा एक नए पहलू में ले जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी उसकी शुरुआत कब मानी जाती है? सर 1750 में। 1780। 1780 के दशक से माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यानी कि ये जो जितनी भी कंपनीज आ रही थी, इंडस्ट्री तो थी नहीं, मतलब एक मशीन वाली इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो यानी कि ये भारत की तरफ आ रही थी, तो इनके पास कोई मशीनें नहीं थी, यानी कि ये मशीनों के लिए नहीं आ रहे थे। ये लोग क्यों आ रहे थे भारत की तरफ? जो ऊपर के पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगीज के पास एक मकसद था, एज अ ट्रेडर्स, एज अ क्रिश्चियनडम। क्या था? ट्रेडर्स एंड क्रिश्चियनडम। याद करिए, क्रिश्चियनडम के लिए मोर्चा किसने संभाला था? पोर्चुगीज ने। पोर्चुगीज ने कहा था ना, हम करेंगे, हम करेंगे। तो सभी ने इनकी मदद करी थी, याद आ रहा आप लोग को? वेनिस को छोड़ के, वेनिस को छोड़ के सभी ने मदद करी थी, ठीक है। अब बात है, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच आने लगे। वो इसलिए आने लगे, इनका जो मेन मकसद था वो क्रिश्चियनडम नहीं था। क्रिश्चियनडम था पर मेन नहीं था। मेन नहीं था, मेन क्या था? कंपटीशन। क्या था? कंपटीशन। ल्यूर, ल्यूर मतलब होता लालच। क्योंकि याद करो, मैंने पढ़ाया था, वास्को डगामा जब वापस गया तो उसने माल अपना कितने प्रॉफिट में बेचा? 60%। अब अमीर कौन नहीं बनना चाहता है? तो इसीलिए होड़ लगी डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच। आई रिपीट, पोर्चुगीज जो आए थे वो बेसिकली क्रिश्चियनडम की वजह से आए थे। उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनडम को हम फैलाएंगे, क्योंकि इस्लाम की वजह से क्रिश्चियनिटी खतरे में थी। याद आ रहा है ना? राइट। यस। और बाकी जो डच हैं, इंग्लिश हैं, डेन्स हैं, फ्रेंच हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो मेन मोटिव है वो है, भैया हमें भी चाहिए, हमें भी क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि अब जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता था वो हिडन नहीं था, वो सब तक आ गया था, तो हर कोई जा सकता था, राइट। चलिए, क्या मैं यहां तक समझा पाया आप लोगों को? बाकी लोग को समझ में आई यहाँ बात? मैंने अभी अब बस आपको ये समझाया कि ये जो पांच आप पढ़ते हैं, असल में इनका आने का मकसद क्या है। पोर्चुगीज का थोड़ा अलग था, बाकी लोगों का प्रायोरिटी चेंज हो चुकी थी। क्या मैं समझा पाया ये बात? क्लियर है ना? ठीक है। यस। अब सर। अब वहीं पर देखो, अगर याद करिए, हमने पढ़ा था, कुछ चार्टर एक्ट्स पढ़े थे हमने, याद करिए, पॉलिटी में पढ़ते हैं ना हम लोग, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये हिस्ट्री में भी आएंगे आगे। चार्टर एक्ट की शुरुआत हमने कहां से पढ़ी है? और याद करिए, 1793 में आपने पढ़ा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यस और नो? यस सर।
एग्री करते हैं? यस सर। अब क्वेश्चन है कि अभी तक तो हमने पढ़ा है, पर क्वेश्चन है कि अगर ये चार्टर एक्ट में ये नियम डाला गया है तो क्यों डाला गया होगा? क्योंकि डिमांड उठ रही थी। क्योंकि याद करो, फिर मैं आपको ले जा रहा हूं पीछे, 1780s में क्या होने लग गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसीलिए अब जो इंडस्ट्रीज हैं वो मशीन में काम कर रही हैं, और मशीन में काम करेंगी तो उनका जो रिक्वायरमेंट है कच्चे माल की, यानी कि रॉ मटेरियल की, वो बहुत बढ़ गई है। इसीलिए कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट से कह रही हैं कि हमें भी चार्टर दिया जाए, हमें भी जाने दिया जाए। तो मैंने आपको बोला था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका काफी अच्छा होल्ड था ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। इसीलिए जो एक डिमांड उठ रही थी अन्य कंपनियों से, ब्रिटेन की अन्य कंपनियों से, कि हमें भी जाने दिया जाए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको टैकल कर दिया गवर्नमेंट से मिलकर। और गवर्नमेंट ने क्या नियम डाल दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में? ये एक्सटेंशन दे दो 20 साल का। जी, यानी कि और कोई नहीं जाएगा। तो एक रीजन क्या था, 1780s में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। और वहीं पर हम देखते हैं जो हमारा एक चार्टर आता है 1813 का, कौन सा? उसमें आपने देखा कि 20 साल, ये जो 20 सालों की जो मोनोपोली थी, इसको खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एस्ट्रिक साइन लगा रहा हूं क्योंकि पूरी तरह से खत्म नहीं था, क्योंकि अभी भी जो चाय का जो काम है भारत में, उसमें अभी भी इनकी मोनोपोली होगी। ठीक है? और जो आपका चाइना का पूरा ट्रेड है, उसमें भी किसकी मोनोपोली होगी अभी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाकी में ब्रिटेन से अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं। ठीक है? रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसका मेन रीजन है आपको नेपोलियन बोना। याद करिए, रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत तो खैर इन्होंने नहीं कराई थी, पर रशियन रेवोल्यूशन को इन्होंने आधे में थाम लिया था, और ही वॉज वेरी खतरनाक। और ब्रिटेन के जितने भी कंपनी ओनर थे, यूरोप वालों को इन्होंने धमकी दे दी थी कि ब्रिटेन में कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। तो जो ब्रिटेन की कंपनीज थी, उनके पास यूरोप में तो कोई मार्केट ही नहीं है, इसीलिए उनके पास एक ही मार्केट है। वो कौन सी है? इंडियन मार्केट। उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? ईस्ट ईस्ट कम ओरिएंटल। अपने मेंस में क्या लिखेंगे आप? ओरिएंटालिस्ट गुड्स। हिंदी वाले भी यही लिखेंगे, उच्चारण में ध्यान देंगे, स्पेलिंग कोई नहीं चेक करने वाला। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं, हिंदी में उच्चारण में ध्यान देंगे, ओरिएंटालिस्ट। ठीक है? इस तरह से लिखेंगे। तो ओरिएंटलिस्ट गुड का मतलब था गुड्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम द ईस्ट, दैट इज इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। राइट? क्या मैं समझा पाया? तो क्वेश्चन है, अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा हूं? अभी तक मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं कि इतनी रिक्वायरमेंट क्यों हो रही थी रॉ मटेरियल की, क्योंकि कुछ चेंज हो रहा था। देखो चेंज क्या था, आप तो पीएसआईआर वाले हो तो आप समझोगे। क्या था? सोसाइटी क्या थी? फिर किसमें चेंज हुई? अब ये कैपिटलिज्म कैसा था? ये कैपिटलिज्म था आपका मर्केंटाइल वाला। कैसा था? मर्केंटाइल मतलब क्या होता है? सौदागर। क्या होता है? सौदागर मतलब जो सौदा करने वाले लोग होते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। जैसे सौदा क्या है कि भैया हम आपको सोना देंगे, आप हमें बदले में क्या दे दो? मसाले। और सौदागर क्या करते थे? ये एक देश से दूसरे देश में सौदा करते थे और अपने देश में वही वस्तुओं को महंगे में बेचते थे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे जैसे को जैसे कोई यूरोप का सौदागर है, मान लो वो टॉम है, टॉम एक यूरोप का सौदागर है। वो आएगा भारत, भारत में वो सोना दे देगा, गोल्ड दे देगा, और बदले में क्या दे देगा? क्या ले लेगा? जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च ले लेगा, क्योंकि काली मिर्च की बहुत डिमांड है। तो ये टॉम क्या करेगा? काली मिर्च लेके चला जाएगा कहाँ? अपने देश में। और इसी काली मिर्च को जो इसने 10 रुपए में लिया, टेक एन एग्जाम्पल, कितने में लिया? 10 रुपए में। तो उसको ये कितने में बेचेगा? लगभग 70 रुपए में। कितने में? तो बीच का 60 रुपए किसका प्रॉफिट है? टॉम का। ठीक है? तो ये था, ऐसा कैपिटलिज्म था। क्या मैं समझा पाया आपको? फिर यही कैपिटलिज्म थोड़ा चेंज हुआ। यही कैपिटलिज्म क्योंकि बीच में आ गया टेक्नोलॉजी, विज्ञान, साइंस,
तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, मशीनें आई, तो यही कैपिटलिज्म किस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, औद्योगिकरण में, किस में चेंज हो गया, इंडस्ट्रीज में। अब जब ये कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज में चेंज हुआ तो यहां पर क्या हो गया कि रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, किसकी, रॉ, क्योंकि जो काम पहले इंसान कर रहे थे अब वो काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। मशीनरी। तो जब ये कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज में चेंज हुआ, जैसे कि अभी हमने देखा 1780s में, तो भूख बढ़ गई, तो भूख बढ़ गई बहुत ज्यादा। अब ये चीज समझ में आई आपको, अभी मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि क्यों रॉ मटेरियल की प्यास बढ़ गई थी, क्यों भूख बढ़ गई थी रॉ मटेरियल की। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म में भी इवोल्यूशन हुआ। पहले ये मर्केंटाइल बेस था, फिर ये क्या में किस में कन्वर्ट हो गया कैपिटलिज्म, सर कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सभी को समझ में आया यहां तक। Yes. तो यहां से समझ के जो भी मैंने अभी समझा उससे मुझे क्या समझ में आया, डिमांड फॉर रॉ ऑफ रॉ मटेरियल increased in a excessive way, in a excessive way का क्या मतलब हुआ, मटेरियल। हाँ मतलब अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा। ओके, ये बात समझ में आई। इसीलिए अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैं आपको पॉलिटी में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने पॉलिटी सबने पढ़ी है, आप में से सभी ने, मुझे बताइए कौन से एक्ट से ये ओपनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, कौन से एक्ट से ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अब जो है भारत जो है, यानी कि इंडिया जो है, वो ब्रिटेन की कॉलोनी होगा। सर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, चलिए एक आंसर आ गया मेरे पास वर्षा जी का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मैंने कहा कि कौन से एक्ट से ये आ गया था कि औपचारिक वे में, औपचारिक तौर पे भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी होगा। औपचारिक तौर पे कब बोला, ओके, आइडिया है किसी को, जैसे अभी वर्षा जी ने एक आंसर तो दे दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्या यही आंसर सही है या थोड़ा गड़बड़ हो गई है, नहीं सर गलत है ये बात। चलो, तो वर्षा जी आपने 1857 की क्रांति के बाद ही तो क्राउन रूल आ गया था, फिर उसने कहा कि ब्रिटेन की कॉलोनी हो गई है। ओके, पहले मैं 57 के बाद। वर्षा जी आपने ऐसा क्यों बोला, आप मुझे जस्टिफाई करिए। सर उसमें ये पॉइंट नहीं है कि इसको इंडिया को ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। उसमें ये लिखा है कि पहली बार बोला गया हाँ जी सर। कि ब्रिटिश जो है, मतलब जो इंडिया है वो एक ब्रिटिश के पोजीशन में रहेगा, पहली बार बोला गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यही फर्क होता है ना, रटना और समझना। सिविल सर्विसेज में कैसे बैठोगे, ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे हैं, तो वहीं से ये समझ में आ रहा है कि, क्योंकि याद करो आप पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब मुझे बताओ कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को, बंगाल के को रेगुलेट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट। और आप ये भी जानते हैं कि 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ गए हैं, पॉलिटिकल राइट। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1765 से क्या आ गए हैं, पॉलिटिकल राइट। और अब
ब्रिटिश गवर्नमेंट वाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमें दिख रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं भारत के हिस्से को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। भारत का हिस्सा बोला मैंने, यानी कि खासकर बंगाल वाला, बॉम्बे वाला, मद्रास वाला। क्योंकि कैसे, ये देखो, ये है आपका यहां पर बॉम्बे, यहां पर मद्रास, यहां पर बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था? जनरल। और ये भी कहा गया था कि बॉम्बे का गवर्नर बंगाल कोई भी काम करेगा बंगाल को रिपोर्ट करेगा, मद्रास का भी किसको रिपोर्ट करेगा? बंगाल का। यानी कि ये जितना भी एरिया है उस पे इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करना शुरू कर दिया था किसने? ब्रिटिश। तो तो ये है अनौपचारिक, अनऑफिशियल तरीके से एक कॉलोनी बनाना, अनऑफिशियल। पर ऑफिशियल कब से है? ऑफिशियल है, इसका आंसर है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्या पढ़ोगे? तो वहां पर आपकी पॉलिटी में साफ लिखा है, साफ लिखा है कि जो भारत है, इंडिया जो है, उसको हिज हर मेजेस्टी में डाल दिया गया है। हिज हर मेजेस्टी में ओपनली, यानी कि जो भी अब मोनार्क बनेगा, जो भी अब मोनार्क बनेगा, वो अपने आप इंडिया का भी क्या हो जाएगा? एम्परर। क्या हो जाएगा? कंट्रोलर, किंग हो जाएगा। अब आप जरा अपनी पॉलिटी दोबारा पढ़ना, ये पॉइंट याद रखना, हिज हर मेजेस्टी वाला। क्लियर है? तो यानी कि ऑफिशियली कब से कैप्चर कर लिया है, कब से ऑफिशियली कह दिया है कि भारत कॉलोनी है? 1833। अब देखो लिंक कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। 1813 में 1813 में आपको पता है कि ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां हैं, यानी कि अदर अनदर माफ करना, अदर कंपनीज जो हैं, वो भी बिजनेस करेगी। ठीक है। अब पर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, बहुत डिमांड उठ रही है, बहुत डिमांड उठ रही है। तो इसीलिए इसके 20 सालों के बाद ब्रिटेन क्या करेगा? इंडिया को ऑफिशियली अपनी क्या बना देगा? कॉलोनी। कॉलोनी। ठीक है। और कॉलोनीज की मांग इसलिए उठ रही थी क्योंकि यूरोप में क्या फैल रहा था? और इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा है, तो इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या फैलने लगा? पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या बनने लगी सभी की, यूरोप वालों की? और इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद क्या लेके आता है? उपनिवेशवाद। क्या बनाता है ये? कॉलोनाइजेशन। इसको कहते हैं साम्राज्यवाद, इसको कहते हैं उपनिवेशवाद। क्योंकि साम्राज्यवाद का मतलब होता है, ये एक आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें आप क्या करते हैं? कमजोर देशों पे कब्जा करते हैं। ठीक है। इंपीरियलिज्म ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मतलब आप इसमें आक्रमण भी कर सकते हैं और फिर आप उस देश को क्या बना देते हैं? अपना कॉलोनी। आप उसमें सारा पॉलिटिकल पावर हासिल करते हैं। क्या मैं समझा पाया? सर ये हम कह सकते हैं कि इंपेरियलिज्म में जो कॉलोनीज बनती है वो एक तरह से लीगल काउंट होती है, मतलब जो जिस कंट्री को हम कॉलोनी बनाते हैं वो उनका भी इंटरनल मोटिव होता है उसके। हाँ, मतलब इंपीरियलिज्म दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अभी बता रहा हूं मैं उसको, पहले यहां तक देखिए। आपको समझ में आया यहां तक क्या चल रहा है, स्टोरी क्या चल रही है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जरा इंपीरियलिज्म देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया है, इंपीरियलिज्म दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक तरह से कब्जा किया जाता है और उस देश को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसका आर्थिक स्तर। जैसे ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका, ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था किसको? इंडिया। तो इंडिया को पूरा आर्थिक स्तर पे, यानी कि इकोनॉमिक वाइज पूरा ड्रेन किया था, नहीं किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नरोजी, है ना? तो ये होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव में आप देख लो, जब जर्मनी ने, जो पैलेस्टीन वाले थे, तो पैलेस्टीनियन को बड़ा मारा उसने, तो यहां पर यूएसए ने क्या करा? पैलेस्टीन को बसाने के लिए एक नया एरिया पे कब्जा किया। ठीक है। म- माफ करना, ये पैलेस्टीनियन में, ये जो एरिया था ये पैलेस्टीन वाला था। कौन सा था? और ये थे आपके यहूदी लोग। ठीक है। कौन कौन लोग थे ये? Jewish people।
बिल्कुल मैम, यहूदी मतलब ज्यूस हो गया। तो ज्यूस जो हैं, यहूदी जो हैं, इनको कहाँ बसाया? जहाँ पैलेस्टीन का कब्जा था, इस ठीक है, सीरिया वाला हिस्सा। तो वहां पर देखो, वहां पर भी कब्जा है, पर वहां पर यूएसए ने कब्जा क्यों किया? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को, यहूदियों को बचाने बचाने के के लिए, लिए। क्योंकि यहाँ पे सर अर्लियर मतलब इतना स्टोरी मुझे ज्यादा पता नहीं है, कि इतना पता है कि यूएसए ने हेल्प की थी, बिल्कुल रिसोर्सेज यूएसए ने, मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल यूएसए रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह, ठीक है। अब वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए मैं वहां ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर इतना समझ में आ गया कि इम्पेरियलिज्म नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब देखो इंडिया का भी देख लो आप, इंडिया ने क्या इम्पेरियलिज्म नहीं किया था? किया था, अगर ध्यान से देखोगे। इंडिया ने सिक्किम को, याद करो, सिक्किम को, बताइए कौन से अमेंडमेंट से सिक्किम हमारा पार्ट बना? 35। 35th अमेंडमेंट 1974 पे वो हमारा एसोसिएट स्टेट बना। क्या बना? एसोसिएट स्टेट। फिर 36 अमेंडमेंट 1975 से वो हमारा फुल फ्लेज 22nd। रेफरेंडम हुआ था, तो हाँ, रेफरेंडम में उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। हाँ, मतलब इंडिया ने ही कहा ना जनता से कि वोट कराओ। इंडिया ने चौग्याल, जो इनका वंश, चौग्याल वंश जो इस पे राज कर रहा था, वो तो कभी चाहता ही नहीं था रेफरेंडम हो, कभी नहीं चाहता था। वो क्यों चाहेगा कि रेफरेंडम हो? उसको पता था कि जनता जो है वो राजशाही नहीं चाहती है, वो लोकतंत्र चाहती है। पर इंडिया ने जबरदस्ती रेफरेंडम कराया। क्या कराया? पर देखो, रेफरेंडम। कराया, और रेफरेंडम में मोर देन 90% लोगों ने क्या कहा? हमें इंडिया से शामिल होना है। इसीलिए सिक्किम एज अ 22वां स्टेट आपके साथ जुड़ा। पर ये जो रेफरेंडम था, ये एक पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सिक्किम के लोगों का विकास हुआ। क्योंकि लोकतंत्र और राजशाही में ज्यादातर अधिकार कब मिलते हैं? लोकतंत्र में या राजशाही में? सर लोकतंत्र में, एब्सोल्युटली। डेमोक्रेसी। तो दिस इज ऑल्सो इम्पेरियलिज्म। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ठीक है। तो देखो, आपका मेंस लिखने में आपके पास सारे फैक्ट्स भी तैयार होने चाहिए, है ना? हमारे फैक्ट्स सारे फटाफट निकल रहे, ठीक है। अच्छा, तो एक बार हल्का सा कंसोलिडेट कर लेते हैं। मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं आपको। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि किस तरह से इकोनॉमिक एंगल चेंज हुआ समाज का। कैसे? फ्यूडलिज्म से क्या आया? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पर ये इनिशियल पूंजीवाद किस पे निर्भर था? सर ये तो पहले जो वहां पे काम करते थे, मशीन्स नहीं थी अभी ना, हाथ का वर्क करते थे सारे। तो ये आपने देखा, एक समाज का इकोनॉमिक एंगल चेंज हो रहा था। पहले फ्यूडलिज्म था, फिर कैपिटलिज्म आया। पर ये कैपिटलिज्म कैसा का? सौदागर वाला था, सौदागर वाला, ठीक है। फिर कौन सा आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जहां ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो आपको क्या दिखा? कि अब जो यूरोपियन है, उनको क्रिश्चियनडम से इतना मतलब नहीं रहेगा। क्रिश्चियनडम से वो पहले भी नहीं था, बस पोर्चुगी ने कोशिश की थी। तो अब क्रिश्चियनडम का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब एक ही मकसद है, वो है फॉर दी मार्केट, फॉर दी, रॉ मटेरियल। ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि ब्रिटिश को भी प्रेशराइज होकर चार्टर एक्ट कौन सा पास करना पड़ा? 1833। 1313, जिसमें ओपन कर दिया है और कंपनी को भी भारत में, क्योंकि मोनोपोली खत्म करी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। और उसके बाद आपने देखा कि फिर क्या हुआ? फिर अब जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ज्यादा इंपीरियलिज्म की पॉलिसीज को अपनाएंगी। इसीलिए अब वो जो भी उनके पास कॉलोनीज थी, जो उनकी कंपनीज की थी, जैसे ब्रिटेन की कंपनी की कॉलोनी था कौन? भारत। अब इन्होंने डायरेक्ट अपने उसमें ले लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? ये आपके 1833 में वाला क्या क्या लिखा हुआ उसमें? 1833 वाले में हिज मैजेस्टी के नाम पे आएगा। यानी कि जो भी मोनार्क बनेगा, ऑटोमेटिकली वो एम्परर बनेगा। किसका? इंडिया का। ठीक है, इंडिया का। बिल्कुल। हालांकि इन्होंने इंडिया की जनता से नहीं बोला। इंडिया की जनता से इन्होंने बोला 1858 वाले में। उसको नाम क्या दिया? वाइसरॉय। ठीक है, क्योंकि 1858 तक तो आपके इंडिया का एम्परर हम वो माफ करना, बहादुर शाह जफर को ही बोलेंगे ना। चलो, ये लास्ट लाइन
मैंने कहा भारत की जनता के लिए जो एम्परर है वो 1858 से चेंज होगा, क्योंकि 1857 तक भारत का एम्परर कौन था? मुगल। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह सेकंड, जिसको बर्मा लेके जाके फिर मार दिया गया था। हाँ, डेथ हो गई थी। हाँ, मतलब मारा नहीं था, ऑलरेडी बहुत एजेड थे, मर गए थे, पेंशन में भेज दिया था इन्हें रंगून में। बर्मा में जेल में रखा था। फिर यहाँ से वाइसरॉय बने थे ना, फिर उन्होंने कहा आपसे हम देखेंगे डायरेक्ट। इंडियन जनता से ये बोला है, पर एग्जैक्टली इन्होंने 1833 वाला एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें हिज मैजेस्टी वाली बात आपके लक्ष्मीकांत में साफ लिखी है, ठीक है? अब मुझे बताइए यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, अभी तक आपको ये आंसर मिल गया। कभी कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा था कि हर यूरोपियन जो देश है वो भारत के पीछे पड़ गया था और भारत में वो पॉलिटिकल पावर लेना चाह रहा था। क्या लेना चाह रहा था? पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर लेने के पीछे कारण मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति बदल रही थी, लोगों को पूरा कंट्रोल चाहिए था, लोगों को कॉलोनी बनाना था अपना। क्या बनाना था? एरियाज को क्या बनाना था? कॉलोनी। और कॉलोनी मतलब होता है मेरी कॉलोनी है भाई, उसमें पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए। इसी पॉलिटिकल पावर की जो प्यास है, इसीलिए तो काफी लड़ाई हुई आगे चल के, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई है ना, डच के साथ भी लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स की। अगर सिर्फ ट्रेड के लिए लड़ाई होती, ट्रेड के लिए तो कभी लड़ाई नहीं होती, वो अपना ट्रेड करते, वो अपना ट्रेड करते, अपना ट्रेड करके निकल जाते। जैसे एक बैटल ऑफ बदेरा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बैटल ऑफ बदेरा। गुजरात के उसमें हुई थी ना। बैटल ऑफ बदेरा किस किसके बीच हुई थी? सर बैटल ऑफ बदेरा ये महमूद बगेर। किस किसके बीच होती देखो? डच और इंग्लिश। तो डच ने फिर इसके बाद नहीं कह दिया था कि हम अब कभी भी हम पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ ट्रेड। तो फिर मैटर ही सॉल्व हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से, तो फिर तो हम इसमें बैटल ऑफ बेटी वॉश भी डाल सकते हैं, जिसमें फ्रेंच एज अ ट्रेडर ही सिर्फ काम कर रहे थे। एब्सोल्युटली वेंडी वॉश भी नहीं डालनी। अब आपने जानना पीस ऑफ पेरिस। हाँ, मतलब एग्जैक्टली जो थर्ड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट था। एब्सोल्युटली, फिर तभी तो हम उसको कहते हैं डिसाइसिव वॉर। डिसाइसिव वॉर का मतलब होता है कि अब जो यूरोपियन कंट्री है वो ट्रेड ही करेगी सिर्फ, बाकी वो पॉलिटिकल पावर की प्यास नहीं रखेगी। क्या मैं समझा पाया अब? तो अभी तक आपको ये आंसर मिल गया है कि जो ट्रेड को छोड़कर ये लोग आगे पॉलिटिकल पावर के पीछे क्यों पड़ गए थे। तो ये आपको आंसर मिल गया है। पहला आंसर है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही थी, राइट, और इस इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने के कारण क्या था? रॉ मटेरियल की डिमांड। चलिए, अब मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। यस? सर बेसिकली ये दोनों रीजन इस चीज के बन रहे थे कि क्यों अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो यहाँ पे आके अपनी कॉलोनीज बनाना चाहती थी। बिल्कुल यही रीजन बिल्कुल इसका था। बिल्कुल। अब मुझे बताइए एक बात, क्या आप लोगों के पास इसका आंसर है कि पहले ये ट्रेड की तरह आए, फिर इनको चाहिए क्या? पॉलिटिकल पावर, और इसमें हाँ जीता है ब्रिटिश। तो इसके पीछे रीजन आप बता पाएंगे सब लोग? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब इसी में ऑलरेडी आपने काफी कुछ पढ़ा है, तो हो सकता है कुछ चीजें रिवीजन हो और कुछ चीजें डेप्थ में भी आएंगी, ठीक है? अब जैसे हम, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे 17 18 वो एग्जैक्टली 18th है। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर देखा जाए डेटा, तो हमें पता चलता है कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्ट करती थी हर जगह से, हर जगह से, नॉट ओनली इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, तो उसका 60% जो है वो इंपोर्ट कहां से हो रहा था? इंडिया। बंगाल। बंगाल। यानी कि आप समझ लीजिए बंगाल का कितना इंपॉर्टेंस था उस समय। इसीलिए ज्यादातर एनी हाउ दे वांट बंगाल, दे वांट बंगाल, दे वांट बंगाल, ठीक है? इसीलिए बंगाल कैसे इनको मिला है वो ऑलरेडी मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है आप लोगों को, जिसमें हमने एक प्लासी पढ़ा है, और प्लासी की शुरुआत हमें दिखती है ब्लैक होल। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब लड़ी गई थी? सर कब हुई थी? 20 जून 1756।
और प्लासी कब हुई थी? सर 23 जून 175 से और बक्सर कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 और फिर इलाहाबाद आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसमें ना मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह आता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि असल में ना अब क्वेश्चन है कि देखो बंगाल जो है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव इतना इजीली कैसे उसने मैनिपुलेट कर दिया, है ना। हमें ये समझना पड़ेगा कि बंगाल को इतना इजीली मैनिपुलेट कैसे कर पाया है, कौन कौन, रॉबर्ट। रॉबर्ट क्लाइव। हमें ये समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए मुझे बंगाल का थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। राजनीतिक संरचना क्या थी बंगाल की, वो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। गाइस एक सेकंड ना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अभी मैं तो लेक्चर ले रहा हूँ, आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल करिएगा, ठीक है। ओके गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अब ध्यान से देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय बंगाल यानी कि बंगाल का क्या था सिस्टम कि रॉबर्ट क्लाइव उस चीज को समझ चुका था और उसने चीजों को मैनिपुलेट किया। तो सबसे पहले देखेंगे, जो नवाब था बंगाल का, नवाब बनने के लिए, आपको बंगाल के नवाब बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले बंगाल में थे एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। क्या थे? एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। और एरिस्टोक्रेट क्या होते हैं? सर एलीट पीपल, हाँ, जो हायरार्की होता है ना, elite। मतलब इसको समझने का सिंपल सा तरीका आज के हिसाब से मुझे बताओ, आज अगर हमारे समाज में एरिस्टोक्रेट कौन है? अंबानी। ठीक है, मतलब जिनके पास काफी पैसा होता है, जो अपने पैसे के दम पे चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पहले तो वहां पर एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थी, यानी कि इस नवाब को इनसे बना के चलनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका, इनको कहते थे हिंदू मुतासेडीस। हिंदू मुतासिद, हिंदी में ऐसे कहते हैं इनको, मुतासिद। अब क्वेश्चन है, ये हिंदू मुतासिद कौन थे ये लोग? ये लोग ऐसे थे जिनके पास पूरा का पूरा कब्जा रहता था, किसका? पोर्ट्स का, बंदरगाह का पूरा इनके पास क्या रहता था? कब्जा। मतलब बंदरगाह में इन्हीं का कंट्रोल होता था। ये बंदरगाह के क्या होते थे? एक तरह से बाहुबली, हिंदू मुतासिद। इनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई थी, किससे? मुगल से। मुगल का जो एम्परर होता था, ठीक है। तो इनका बड़ा होल्ड था, पैसे वाले भी थे, ऑब्वियसली पैसे वाले होते ही। तो दूसरा क्या है, नवाब को किससे बना के चलनी पड़ेगी? हिंदू मुतासिद से। क्लियर हो गया? और ये भी याद रखना कि उस समय जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सिर्फ शिप से होता था। जैसे आज तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिप में से होता ही है, पर एरोप्लेन से भी हो जाता है वगैरह वगैरह रस। पर उस समय एक ही मीडियम था, वो था शिप्स। तो इसीलिए हिंदू मुतासिद क्या करते थे, ये इकोनॉमी को कंट्रोल भी कर सकते थे। अगर ये हड़ताल में आ गए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। अब आप समझ सकते हैं। तो हिंदू मुतासिद ये बड़े पावरफुल लोग थे। चलिए, तीसरे लोग कौन थे, इसको इरेज कर दूं? क्या थे? मीडिएटर्स। मीडिएटर्स, मीडिएटर्स किस किस के बीच? एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच? जैसे ब्रिटिश और नवाब के बीच में। हम्म, कह सकती हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदू मुतासिद कौन थे? इनके पास किसका कंट्रोल था? पोर्ट्स का। और इनके पास काफी पैसा था, इसीलिए नवाब के दरबार में भी बैठते थे, मंत्री मंत्री भी थे ये, ठीक है।
तीसरा देखो, तीसरा है वही जमींदार्स एंड जागीरदार्स। जागीरदार्स। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बताया है जमींदार इनके पास हिरार्किकल राइट होते हैं, जागीरदार के पास हिरार्किकल राइट नहीं होते हैं। पर ये जमींदार और जागीरदार आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ये लोग आगे चल के इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि इनको हटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग क्या मेंटेन करते थे, की मोनोपोली थी बेसिकली। लिख दिया मैंने, देखिए क्या मेंटेन करते थे ये, मिलिट्री। ठीक है, तो यानी कि अगर राजा को जरूरत होगी, अगर नवाब पे कोई अटैक करेगा तो उसे क्या चाहिए, मिलिट्री। जमींदार और जागीरदार। मिलिट्री चाहिए, पर मिलिट्री वाले वफादार किसके हैं, जागीरदार और जमींदार के। तो इसीलिए जमींदार और जागीरदार से भी बना के चलनी है किसने, नवाब ने। नवाब ने। और हम चौथा देखते हैं, चौथा हर हर जगह क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है। क्या होती है, कैपिटलिस्ट क्लास, मतलब पूंजीवादी लोग जो बहुत अमीर है। जैसे एरिस्टोक्रेटी और कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वो होती है जिसका पॉलिटिकल होल्ड भी होता है। क्या होता है, पॉलिटिकल होल्ड होता है। और कैपिटलिस्ट क्लास वो होती है जो बहुत अमीर होती है, ऑफिशियली इनका पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अंबानी का क्या पॉलिटिकल कंट्रोल है, ऑफिशियली तो नहीं है ना, अनऑफिशियली होगा। तो कैपिटलिस्ट क्लास में एक था जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध था उसमें, जिसे हम कहते थे हाउस ऑफ, नहीं, वो तो बाद में अंग्रेजों के टाइम में आया, हाउस ऑफ जगत सेठ, वो आगे चल के आएगा। एक था हाउस ऑफ जगत सेठ, और जगत सेठ का नाम आप सुनेंगे भी, जैसे अंबानीज करके फेमस है ना, वैसे ही जगत सेठ मेन था। उसके बाद इसके जितने भी बच्चे आए उन्होंने हाउस ऑफ जगत सेठ ही रखा। ये क्या करता था, ये लोगों को काफी लोन देता था, इसने मतलब मार्केट को पकड़ रखा था, लोगों को ब्याज में पैसे देता था, बहुत बड़ा बैंकर था ये उस समय का। जितने भी बिजनेस करने आते थे लोग, देखो आपने सुना होगा एक हुंडी होता था, क्या होता था, हुंडी, सर हुंडी ना रिटर्न पत्र होते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज। आजकल हम इसे किस नाम से जानते हैं, सर ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हुंडीज में क्या होता था कि जैसे कोई, अब जैसे कोई अरब से बिजनेस करने आ रहा है, चाइना से, अब वो अपने साथ पैसे लेके नहीं आता था ना, क्योंकि बैलगाड़ी में आना है या वैसे, तो उनको लूटना बड़ा आसान होता था। और उनके पास एक लेटर्स होते थे, फिर वो भारत में आएंगे, भारत में एक जगत सेठ टाइप के लोग होते थे, वो क्या करते थे, उनको उस लेटर के आधार पे क्या देते थे, पैसा, और हल्का सा अपना कमीशन काट लेते थे। तो इसी तरह से जगत सेठ जैसे लोग क्या होते थे, ये लोग बहुत स्ट्रांग थे। तो ये हो गए जगत सेठ टाइप के लोग। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे हाउस ऑफ जगत सेठ कहते थे, क्योंकि आगे चल के कंपनी बन गई थी हाउस ऑफ जगत सेठ। हालांकि अभी दरबार में भी दिखेगा आपको, प्लासी के युद्ध में हमने देखा है इसको, राइट। तो ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 बताए हैं, ये असल में एक क्लास है बंगाल की, और जो भी नवाब बनेगा उनको उसको इन चारों क्लासेस को खुश करना पड़ेगा। यानी कि नवाब तब तक नवाब है, याद रखना, नवाब तब तक नवाब है जब तक उसने इन चार क्लासेस को खुश रखा है। क्या रखा है, खुश रखा है। पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि नवाब कहीं ना कहीं अगर ईमानदार है तो कहीं ना कहीं किसी एक क्लास को खुश नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल सिर्फ मैंने ये समझाया आपको कि नवाब तब तक नवाब है जब तक इन चार क्लासेस को खुश रखेगा। क्या मैं समझा पाया, यस और नो। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे होगे, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर। अब जैसे आपने, फिर मैं आ रहा हूं आपको प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। करने वाले कौन कौन है, सर एक तो था मीर जाफर, क्योंकि इसको क्या बनना था, नवाब बनना था। नवाब। घसीटी बेगम, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं यहां पर, राय दुर्लभ थी, घसीटी बेगम, मीर जाफर, और एक एंड में सर दो तीन और थे, भगत सिंह सब शायद। अब ये इस तरह से मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर, इस तरह से मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर, तो आपको दिखेगा कि यहां पर एक नाम क्या आ रहा है, यानी कि जगत सेठ। हो सकता है कुछ नवाब ऐसे नियम बना रहा है कि जो जगत सेठ है या जो जगत सेठ का ऑफिस है उसको नुकसान हो रहा है। अगर जगत सेठ को नुकसान हो रहा है तो वो क्या चाहेगा, नवाब दूसरा आ जाए।
और जो दावेदार है दूसरा, वो अगर जगत सेठ से मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो सच में नवाब बैठा हुआ है सिराजुद्दौला उसको हटाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक जगत सेठ का नाम क्यों आता है। इनके भी अपने अपने इंटरेस्ट थे। ये हमारे जो थे राय दुर्लभ और राय बिल्लभ, ये एरिस्टोक्रेट थे। क्या थे ये? अब आप समझ रहे हैं कि क्यों कॉन्स्पिरेसी में मीर जाफर, जगत सेठ ऐसे नाम आपको दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? पिक्चर समझ में आ रही है कि नवाब को तभी नवाब बन सकता है जब वो सबकी डिमांड पूरी करे, जो मुश्किल है। चलिए, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी करना आसान था, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इन चीजों को स्टडी किया और उसने इनके साथ क्या बनाया, पहले एक टीम बनाई। फिर आप जानते हैं अच्छी तरह। चलिए, अब फिर यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो अभी हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बस ये पढ़ाया है कि बंगाल में अगर नवाब बनना है तो नवाब को 4 क्लासेस को खुश रखना है। पर ये खुश, ये 4 क्लासेस को खुश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों का अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटरेस्ट अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इसीलिए आपने देखा होगा नवाब की गद्दी के लिए बहुत लोग लड़े, बहुत लोग। ठीक है, अब इसीलिए आप फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला कौन था? मुर्शीद कुली। आज हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, ठीक है? पहले मैंने पढ़ा दिया आपको। तो मुर्शीद कुली खान का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? टाइम पीरियड तो नहीं बताया था। नहीं, आज एलिबरेट होगा। ये देखिए, 1700 से 1717 से 1727। ठीक है, असल में क्या था याद रखेंगे। अब मुझे बताइए, 1717 में बंगाल का एम्परर, माफ करना, दिल्ली का एम्परर कौन है, मतलब मुगल एम्परर कौन है? फर्रुख सियार। इसका टाइम पीरियड क्या है? सर 1713 से 1719। तो फर्रुख सियार ने बंगाल का सूबेदार बनाया था किसको? मुर्शीद कुली खान को। तो फर्रुख सियार ने बंगाल का क्या बनाया था इसको? सूबेदार। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में आपके कि मुर्शीद कुली खान को सूबेदार किसने बनाया? फर्रुख सियार ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। कब बनाया? 1717 में। ठीक है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि मुर्शीद कुली खान पहला ऐसा बना जिसने अपने आप को, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट का मेरा क्या मतलब है यहां पर? क्या उसने मुगल साम्राज्य को बिल्कुल कह दिया था हम इनकी सोवरेनिटी को नहीं मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं था। इंडिपेंडेंट से क्या मतलब था कि मुर्शीद कुली खान ने जो एनुअली एनुअली जो लगान देना होता था, एनुअली लगान देना होता था किसको? एम्परर को, वो देना बंद कर दिया। ये लगान देने वाली जो प्रथा होती थी एनुअली, किसी भी गवर्नर या जो सूबेदार है, उसका मतलब होता था कि उसने मुगलों की क्या मानी है? मुगलों का आधिपत्य, यानी कि मुगलों की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करी है। तो हुआ क्या था, मुर्शीद कुली खान वॉज द फर्स्ट जिसने ये एनुअल लगान देना बंद कर दिया। अब क्वेश्चन है कि सर क्यों बंद कर दिया? इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण आप सभी जानते हैं, कि बहादुर शाह वन का कार्यकाल क्या है? रीन क्या है इसका? 1712 तक। बिल्कुल, 1712 तक। अब इसके बाद जो बैठा है गद्दी पे, बहादुर शाह के बाद कौन बैठा गद्दी पे? जहांदर शाह। पर आपको पता है जहांदर शाह जो गद्दी पे बैठा, वो अपने दम पे नहीं बैठा था, जुल्फिकार खान की मदद से बैठा था। किसके? और जुल्फिकार खान क्या था? एक नोबल था। क्या था? तो जहांदर शाह बन गया था डी ज्योर रूलर। कैसा? और जुल्फिकार कैसा था? डी। यानी कि रियल पावर किसके पास थी?
बस ये जहांगीर शाह के बाद से यही सिस्टम चला। इसके बाद चाहे फारूक सियार बना, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला बना, वो बने सैयद ब्रदर्स की वजह से। सैयद ब्रदर्स भी नोबल थे। यानी कि असल में क्या हुआ, फिर जो मुगलों की जो असल पावर थी वो नोबल्स में शिफ्ट हो गई। कब से हो गई? जहांगीर शाह से। और नोबल्स जो होते हैं, जो राजा नहीं होता है, जो मंत्री होते हैं, उनको हमेशा लालच होता है, वो करप्ट हो जाते हैं। नोबल्स हमेशा करप्ट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे, जहांगीर शाह यानी कि 1712 से मुगल बहुत कमजोर हो गया है। तो मुर्शीद कुली खान को यह बात पता चल गई थी। हेलो हेलो, आवाज कट कट के आ रही है। अभी कैसी आ रही है? हेलो 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 हेलो, ठीक है सर। ठीक आ रही है? मैं फिर लिख रहा हूं एक बार, मुर्शीद कुली खान लिख रहा हूं। मुर्शीद कुली खान, पहला कारण क्या है, उसको यह पता चल गया था कि जो मुगल्स हैं अब वो वीक हो गए। क्या हो गए? और ठीक है। और दूसरा कारण यह है, इसी का जुड़ा हुआ कारण है कि मुर्शीद कुली खान वॉज वेरी स्ट्रांग। बंगाल में इसका दबदबा था। यानी कि वो जो चारों क्लास थी, वो जो चारों क्लास मैंने बताया था, दे वांट मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान के पास ये चारों का सपोर्ट भी था, और मुगल्स वीक हो चुके थे। तो ऑब्वियसली मुर्शीद कुली खान के बदले हम भी होते तो हम क्या करते, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते। पर ओपनली इसने ये नहीं कहा कि मैं सोवरन हूं, इसने ये बोला, लगान देना बंद कर दिया। अपने आप क्या कर दिया? लगान देना बंद कर दिया। क्या मैं समझा पाया? कि मुर्शीद कुली खान ही है जिसने बंगाल को क्या बनाया? इंडिपेंडेंट। मिल गया आंसर? पकड़ पाए आप लोग जो बात मैंने समझाई? जी सर। और इतिहास में हमें एक बात और पता चलती है, जब आप थोड़ा सतीश चंद्र को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, यहीं पर मैं बता रहा हूं, कि जो हमारा मुर्शीद कुली खान है, मुर्शीद कुली खान है, इसको आगे चलकर, आगे चलकर यानी कि 1719 में हमारा जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, जिसको आप मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, वो इसको उड़ीसा की गवर्नरशिप भी देने को तैयार है। वो कह रहा है कि तुम उड़ीसा की गवर्नरशिप भी ले लो, पर हमारे अंडर काम करो। तो समझ लो इसका इतना खतरनाक रुतबा हो चुका था। तो इसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेरे। मुर्शीद ने 1719 में मोहम्मद शाह को कहा कि उड़ीसा का उल्टा नहीं हो गया? मोहम्मद शाह एम्परर है। अच्छा दोबारा बता दीजिए प्लीज। मेन हीरो हमारा मुर्शीद कुली खान है ना। मुर्शीद, देखो, मुगल एम्परर है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 में सत्र रंगीला ने मुर्शीद कुली खान को कहा कि उड़ीसा की गवर्नरशिप भी ले लो। गवर्नरशिप भी ले लो। पर मुर्शीद कुली खान ने कहा तुम मुझे क्या गवर्नरशिप दोगे? सब मेरा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरा है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। तो आप लोगों को पता है वो कहां आएगा भाई। ठीक है? क्योंकि अब खुद सोचो, आप लोग इतने वीक हो गए, मोहम्मद शाह रंगीला लोग इतने वीक हो गए हैं कि याद करो 1724 में हैदराबाद भी बन जाता है। हैदराबाद भी तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। यस सर। कौन बनाता है इसे? सर निजामुल मुल्क आसफ जा। ठीक है? अब ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा अभी कि मुर्शीद कुली खान जो है, मुर्शीद कुली खान जो है, ही वॉज द फर्स्ट, ये पहला बना जिसने बंगाल को क्या बनाया? इंडिपेंडेंट। पर इसने ऐसा अपने आप को ये नहीं कहा कि आपसे सुल्तान मैं हूं, अब से मैं हूं सुल्तान, ऐसा नहीं कहा इसने। क्योंकि मुसलमानों में सुल्तान मतलब होता था सोवरन। मुसलमानों में सुल्तान मतलब क्या होता था? सोवरन। इसीलिए आपने देखा था कि आगे चल के जो ट्रेंड है वो नवाबी चलता रहा। क्या चलता रहा? नवाब। पर इन्होंने लगान देना बंद कर दिया। क्या देना बंद कर दिया? लगान देना। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आपका एक और, अब देखो, मुर्शीद कुली खान पहला है। अब आपके मेंस में बहुत बार पूछा जाता है कि मुर्शीद कुली खान ने क्या क्या चेंजेस करे बंगाल में। अब मैं आपको वो आंसर देने जा रहा हूं। ठीक है? तो यहां पर हम देखेंगे, एक्सक्यूज मी, मुर्शीद कुली खान ने जब वो पावर में आया, क्या क्या चेंजेस उसने करे बंगाल में? क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या परिवर्तन करा? सबसे पहले तो उसने क्या करा,
स्मॉल यानी कि छोटे जमींदार्स या जागीरदार्स, उनको खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि ये पावरफुल बन जा रहे थे ना आगे चलकर, तो उसे पता था ये छोटे जमींदारों को, जागीरदारों को खत्म करो। बड़ों को तो कर नहीं सकता था वो, बड़ों को कैसे करेगा? बड़े तो एक क्लास है, अगर वो बड़ों को खत्म करेगा तो बड़े तो इसके अटैक कर देंगे इस पे। तो पहले किसको टारगेट करेगा? स्मॉल। क्या मेरी बात, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। दूसरा ये क्या करेगा, खालिसा लैंड जो थी उसको बढ़ाएगा। अब क्वेश्चन एक, खालिसा लैंड क्या होता है? खालिसा लैंड क्या होता है? सर जो लैंड लीज पे नहीं मिलती। ये लैंड होती है गवर्नमेंट लैंड। क्या होती है? गवर्नमेंट लैंड। इसको ये क्या करते हैं, अब ये इसको डायरेक्ट कौन देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी। कौन देखेगी? ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, इल्तुतमिश का नाम आपने सुना है ना? स्लेव ऑफ द स्टेट। हाँ, अगर मैं इल्तुतमिश का समय काल देखूं तो यही है ना, 1210 से लेके 1236। यस सर। इल्तुतमिश लेके आया था इक्तदारी। क्या लेके आया था? इकतार सिस्टम। इक्तदारी में क्या होता था, एक इक्तदार होता था, मतलब जिसे मुगलों ने जमींदार जागीरदार बोल दिया था, इल्तुतमिश ने इसको इक्तदारी बोला था। इक्तदार, इक्तदार मतलब इनको लैंड दे दी जाती थी, बदले में इनसे कहा जाता था तुम हमें सर्विस देना, तो ये प्राइवेट लैंड हो जाती थी और आगे चल के इक्तदार बहुत स्ट्रांग हो जाता था। तो इक्तदारी का ही उल्टा क्या है? खालिसा लैंड। खालिसा लैंड मतलब गवर्नमेंट लैंड। खालिसा लैंड मतलब खालिसा लैंड। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, इसने मुर्शिद कुली खान ने क्या करा, जितनी भी प्राइवेट लैंड्स थी जागीरों के, जागीरदारों के पास, जमींदारों के पास जो छोटे थे, उनसे छीन कर उसको कहां ले आया? वो गवर्नमेंट के पास। जिससे क्या है कि जमींदार जागीरदार वीक पड़ जाए और लैंड हमारे पास रहेगी, तो उस लैंड के आधार पर हम बहुत सारी अच्छी सेना बना लेंगे, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। क्या मैं समझा पाया? सर ये लास्ट लाइन बताएंगे दोबारा से, क्या बोल रहा है आपने? मैंने बोला कि जो खालिसा लैंड में क्या फायदा होगा, कि ब्रिटिश, माफ करना, जो हमारे मुगल, क्या बोल रहा हूं मैं, जो नवाब है, नवाब के पास जो डायरेक्ट लैंड आ जाएगी ना अब तो वो खुद करेगा ना इस लैंड को, अपने खुद ही सैनिक बना के रखेगा वो, क्योंकि उसके पास इतना रेवेन्यू आ जाएगा, तो उसके सैनिक, उसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्योंकि उसने खालिसा लैंड को इंक्रीज किया है तो स्टैंडिंग आर्मी भी आ गई है उसके पास। क्योंकि उसके पास लैंड आ गई है, वो उस लैंड का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना वो। ठीक है, और उससे फायदा क्या होगा? जमींदार जागीरदार जो छोटे छोटे हैं उनको खत्म किया जाएगा। और जो तीसरा है वो है बिग, बिग जमींदार और जागीरदार। तो बिग जमींदार और जो जागीरदार थे उसको इसने कहा इंगेज कर दिया? रेवेन्यू कलेक्शन में। कहा 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 इंगेज कर दिया? यानी कि कलेक्टर बना दिया उनको। क्या बना दिया? कलेक्टर। और लालच दिया कि तुम जितना अच्छा कलेक्शन करोगे तुम्हें उतना अच्छा शेयर मिलेगा। तो इस तरह से इसने जमींदार और जागीरदारों को कहा इंगेज कर दिया कि तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, इवन खलीसा लैंड से भी रेवेन्यू इलेक्ट करो। तो ये लोग बिजी हो गए, फिर इनको लालच दिख रहा था। एक कहावत है ना, एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय एक तरह का सर्वेंट होता है, जिसको एक, जैसे हम कहते हैं ना मेरे को 80,000 रुपए महीना मिल रहा है, तो वो क्या होता है, एक चरस होती है। आपको 80,000 रुपए की हर महीने में क्या दी जा रही है? चरस। और आपके स्किल को एम्प्लॉयर यूज कर रहा है। तो जमींदार और जागीरदारों को क्या दिखा कि अरे वाह, कमीशन मिल रहा है हमें तो काम में एंगेज कर दिया। क्योंकि जब आप किसी को ऐसे सैलरी देते हैं ना, तो आप उसको, उसकी लिमिट कहां तक कर दे रहे हो? वो सिर्फ कहां तक सोचेगा? आप इकोनॉमिक लेवल पे। वो पॉलिटिकल लेवल पे कभी सोचेगा कि मैं भी कानून बना सकता हूं? कभी सोचता है? नो सर। बस, तो यही इसने किया। तो देखो, दिमाग देखो, मुर्शिद कुली खान, तभी तो मुर्शिद कुली खान कहा जाता। तो याद रखेगा कैसे इसने टैकल किया। देखो, इसने, देखा जाए तो इसने एक क्लास को ही खत्म कर दिया, स्मॉल, मतलब जमींदार को खत्म कर दिया। जो बिग जमींदार थे वो आगे चल के एरिस्टोक्रेट बन चुके थे, उनको भी इसने धीरे धीरे क्या कर रहा, खत्म किया इसने। तो ये चीज याद रहेगा आप लोग को। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए, सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। अब क्या है, जो मुर्शिद कुली खान है, उसके बाद जो गद्दी में बैठेगा वो बैठेगा, पहले मैं बता दूं, मुर्शिद कुली खान ने अपनी गद्दी के बाद जिसका नाम दिया था कि मेरे बाद गद्दी पे बैठेगा, वो कौन था? नाम जो इसने दिया था वो था सरफराज खान। कौन था?
ठीक है। अब सरफराज खान के जो फादर हैं, हाँ जी, सर जो सेकंड नंबर पे था वो तो सिराजुद्दीन नहीं था? नहीं वो शुजाउद्दीन होगा। हाँ सुजाउद्दीन था, वो तो सेकंड नंबर का जो नवाब था बंगाल का। नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा, जो मुर्शीद कुली खान है, मैंने मुर्शिदाबाद लिख दिया, हाँ, ये जो मुर्शीद कुली खान था उसने किसका नाम दिया कि मेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, ये कहा मैंने। रिकमेंडेशन दी। तो रिकमेंडेशन किसका दिया था उसने? सरफराज। सरफराज खान का। और सरफराज खान के जो फादर हैं वो है शुजाउद्दीन। कौन है? और शुजाउद्दीन कौन है? शुजाउद्दीन दामाद है किसके? मुर्शीद कुली खान के। रुको मैं यहां पर लिख देता हूं, मुर्शीद कुली खान, ये है ससुर। किसके ससुर हैं? शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन का जो बेटा है वो है सरफराज खान। अब देखो, बेसिकली उन्होंने अपने नाती का नाम रिकमेंड किया। हम्म। अब क्या होता है ना, मुर्शीद कुली खान और शुजाउद्दीन की बनती नहीं है आपस में। पर सरफराज क्या है, अब देखो जो सरफराज हुआ है वो इनकी बेटी, बेटी का बेटा भी तो है, मुर्शीद कुली खान की बेटी का बेटा भी तो है। कौन? सरफराज। तो मुर्शीद कुली खान इससे अटैच थे, किससे? सरफराज खान से। बट जैसी सरफराज खान का नाम दिया था तो बैठना चाहिए था सरफराज खान को, पर गद्दी पे कौन बैठेगा? शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन बैठा, क्योंकि सरफराज खान अपने फादर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता था ना, तो मुर्शीद कुली खान के बाद कौन बैठा है? शुजाउद्दीन। तो याद रखना एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्शीद कुली खान ने किसका नाम दिया है, तो वहां पर शुजाउद्दीन पे टिक करके नहीं आएंगे। ऑल दो उसके बाद शुजाउद्दीन बैठा था, पर उसने नाम किसका दिया था? सरफराज खान का। ठीक है। बट गद्दी में कौन बैठा? सुजाउद्दीन। अब शुजाउद्दीन की डेथ हो गई है। अब शुजाउद्दीन की डेथ हो गई तो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? सरफराज खान। ठीक है। और सरफराज खान को मार देगा कौन? सर सरफराज खान को मारेगा। अली वर्दी खान। हाँ अली वर्दी खान जो उसका अंकल था। बिल्कुल। कब मारता है इसको ये मारता है इसको जब भारत पे अटैक करता है नादिर शाह। अब भारत पे नादिर शाह कब अटैक करता है बताइए? 1539। 1539। 15। 1739। तो अलीवर्दी खान का, ठीक है, तो अलीवर्दी खान कब मारता है सरफराज खान को? 17। याद करने का तरीका हमेशा याद रखना, नादिर शाह ने जब पहली बार अटैक किया था। चलिए अब आ जाओ अलीवर्दी खान पे। क्लियर है यहां तक आप सब लोगों को? Yes, sir. चलिए अब ध्यान से देखिए अलीवर्दी खान क्यों फेमस है। अलीवर्दी खान भी बहुत स्ट्रांग है, इसने भी बंगाल में बहुत कुछ चेंज किया है। तो आइए देखते हैं इसने क्या चेंजेस करे। अलीवर्दी खान ने सबसे पहले तो जो प्रिविलेजेस थे ना, प्रिविलेजेस थे, किसके प्रिविलेजेस थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी वाली? ब्रिटिश। इनके जितने भी प्रिविलेजेस थे ना, अलीवर्दी खान ने इनको कंट्रोल किया। अब क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ब्रिटिश की है, इनको प्रिविलेजेस यानी कि छूट कब से मिली? इनको छूट मिली है, अगर आपको याद हो कि देखा जाए तो, अगर मैं बात करूं थोड़ा पीछे, हाँ जी हाँ जी, जहांगीर के उसमें मिली थी पर शाहजहां के केस तक आते आते ये प्रिविलेजेस खत्म हो गए थे। बिल्कुल। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं आपको, पोर्चुगीज की बात करूं, पोर्चुगीज का दबदबा कब तक था? पोर्चुगीज का जो दबदबा था वो अगर देखा जाए तो हुमायूं से लेकर जहांगीर तक था।
कब तक था? जहांगीर तक। और ये आप लोग को ये जानकर वो रहेगा, जब आप बहुत हैवी किताब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अकबर ने भी पोर्चुगीज को हाँ टैक्स दिया था। आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है, किस मुगल शासक ने पोर्चुगीज को टैक्स दिया था? तो वो था अकबर। तो आप देख लीजिए इतना दबदबा था, क्योंकि कैसे पता चलता है, याद करिए, जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं ना, तो जहांगीर के दरबार में कौन बैठे हैं? फादर पिनहेरो, सुना है ना? यस सर, जो थर्ड लेटर में आपको लाया गया था, जिनका जिक्र था, तो आप देख लीजिए, जहांगीर जो आगरा आगरा के दरबार में बैठे हैं, वहां पर इनको बैठाना पड़ता था पोर्चुगीज को। तो पोर्चुगीज का दबदबा कब तक था? जहांगीर तक। तो पोर्चुगीज का दबदबा खत्म करने वाला कौन था? शाह जहां। चलो, अब ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अब एक पॉइंट और समझना है, इंग्लिश की बात करते हैं। अभी तो हमने पोर्चुगीज की बात करें, इंग्लिश को प्रिविलेजेस कौन देना शुरू करा? इंग्लिश को प्रिविलेजेस देना शुरू किया जहांगीर ने। किसने किया? याद करो, 1712 वाला थॉमस बेस्ट ने हराया किसको? पोर्चुगीज को। तो जहांगीर बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने फरमान दिया 1713 में कि तुम क्या खोलो? फैक्ट्री खोलो। कहां? फैक्ट्री कहां खोलो? सूरत में। तो यानी कि जहांगीर से फेवर मिलने लगा ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश को, और कहीं ना कहीं शाहजहां ने इनको बंगाल की तरफ भी काफी फेवर दिया। शाहजहां ने बंगाल में भी इनको काफी फेवर दिया। और अब सीधे मैं आ रहा हूं आपके, किसके पास आ रहा हूं? जो आपने सुना होगा, एक गोल्डन फरमान है जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कब का था वो? 1700 फारूक सियार ने किया था। और फरूख सियार का आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या है? 1713 से तो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब हमने ये देखा कि किस तरह से इंग्लिश जो है उनको शाहजहां से ही काफी फ्रीडम थी बंगाल के हिस्से में। और फरुख सियार ने तो 1717 में इनको दे दिया था गोल्डन फरमान, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यानी कि इनको पास इतनी पावर थी कि ये अपने गुड्स को बिना किसी टैक्स के बंगाल को कहीं भी ले जा सकते थे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैं बंगाल में ले जा रहा हूं आपको। बंगाल में 1717 से कौन आया है? बंगाल में अब देखो, मुर्शीद कुली खान चाहे इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, पर इसकी हिम्मत नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कह दे कि तुम अपने प्रिविलेजेस का इस्तेमाल ना करो। इसके बाद शुजाउद्दीन आया, उसकी भी हिम्मत नहीं थी। इसके बाद सरफराज आया, उसकी भी हिम्मत नहीं थी। फिर आया अलीवर्दी, और अलीवर्दी पहला बना जिसने इन ब्रिटिशर्स की जो प्रिविलेजेस थी उसको कम करने की कोशिश करी। तो ही वॉज द फर्स्ट जिसने इस प्रिविलेजेस को, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रिविलेजेस को क्या किया? कंट्रोल। कौन था? अलीवर्दी खान। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रिविलेजेस को कंट्रोल करने वाला पहला नवाब कौन था बंगाल का? वो था अलीवर्दी खान। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हो क्या रहा था, ये इंग्लिश लोग क्या कर रहे थे, बंगाल में उस समय फ्रेंच वाले भी थे, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय बंगाल में फ्रेंच वाले भी थे, इंग्लिश वाले भी थे, तो इनका आपस में टेंशन थी, हमने पढ़ा भी है वो। और ये लोग क्या कर रहे थे, बंगाल में फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन समझते हैं ना आप लोग? किलेबंदी। और किलेबंदी कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो किसी भी देश के राजा के लिए, यानी कि अलीवर्दी के लिए खतरा था ये। तो अलीवर्दी वॉज द फर्स्ट जिन्होंने इनको दोनों को रोका कि आप ऐसे बिना मुझसे पूछे किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो यहां पर अलीवर्दी का आपको इंपॉर्टेंस मिल गया ना। ही वॉज द फर्स्ट जिसने फ्रेंच और इंग्लिश के जो प्रिविलेजेस थे बंगाल में उसको कंट्रोल किया। डन? हाँ जी। सर ये मुझे थोड़ा पॉइंट डाइसी सा लग रहा है कि अलीवर्दी जो जो था, फर्स्ट टाइम डिमिनिश करने की कोशिश की थी, वो कैसे? तो मैं वो कैसे वाला वर्ड नहीं समझ पाती। देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि बंगाल के जो ये नवाब थे, चाहे मुर्शिद कुली खान से थे, इन्होंने कभी ओपनली नहीं कहा था कि हम लोग सोवरन है, कभी नहीं कहा इन्होंने ओपन, ठीक है, कि हम सोवरन है। तो यानी कि
अब देखिए ये जो फरमान दिए जा रहे हैं इनको, जिसे मैंने मैग्ना कार्टा भी कहा है, ये जो ब्रिटिशर्स को फरमान दिए जा रहे हैं, ये शाहजहां के टाइम से दिए जा रहे हैं। और शाहजहां का टाइम पीरियड क्या है आप जानती हैं, क्या है? 1628 से, 1658। यानी कि इन लोगों को, अंग्रेजों को यहां से मजा आ रहा। फिर हमने आगे भी देखा है, अगर मैं फर्रुख सियार की बात करूं, फर्रुख सियार ने कब दिया था फरमान? सर 17। 17 में। तो हुआ क्या था कि यहां पर ये ब्रिटिशर्स ना बंगाल को अपनी जागीर समझते थे। क्या समझते थे? हाँ बंगाल को अपनी जागीर। देखो पर अभी भी इनके पास, अब इनके पास जो दीवानी अधिकार है वो तो 1765 में मिलेगा ना, पर हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। देखो सब पीरियड तो ये लोग बंगाल में अपने, इनको एक दस्तक मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? दस्तक मिला हुआ था। उसका ये दस्तक दिया गया था कंपनी के लिए। किसके लिए दिया गया था? कंपनी के। पर ये लोग अपने पर्सनल बिजनेस में भी दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इससे रेवेन्यू लॉस बहुत हो रहा था। तो देखो अब क्या हुआ, किसी नवाब की तो हिम्मत नहीं थी कि भैया वो कह दे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता किसी भी मुगल एम्परर का ये जो पासेस हैं। तो पहला नवाब कौन था जिसने इन प्रिविलेजेस को रोका? वो था अलीवर्दी, हाँ अलीवर्दी खान। उसने साफ कहा कि जो तुम ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हो मुझसे पूछे बिना मत करना। तो इसमें काफी बहस भी हुई थी अलीवर्दी खान और इंग्लिश की। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सॉरी सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि अलीवर्दी खान वॉज द फर्स्ट नवाब जिसने ये जो प्रिविलेजेस थे, चाहे वो इंग्लिश थी या फ्रेंच थी, दोनों के प्रिविलेजेस को रोका, जो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ना। हाँ जी ठीक है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलीवर्दी ने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया था ओपनली। नहीं ऐसा नहीं, सोवरन नहीं करा उसने डिक्लेयर। अगर वो सोवरन डिक्लेयर करता तो अपने टाइटल क्या लगाता हो? सुल्तान कहता ना अपने आप को। पर ऐसा नहीं था, मतलब उसने ये कहा कि ये रेवेन्यू लॉस हो रहा मुझे, तुम जो लोग ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, मुझसे पूछ के करना। मतलब एक तरह से उसने आवाज उठाई। ठीक है? क्लियर है? अब पिक्चर में कौन आएगा? अलीवर्दी के बाद कौन आता पिक्चर में? सर सिराजुद्दौला। दौला। दौला और सिराजुद्दौला कौन है आप सभी जानते हैं। ये नाती ये ग्रांडसन है। ग्रांडसन है किसका? अलीवर्दी खान खान का। अलीवर्दी खान की सबसे छोटी लड़की का ये पुत्र है। अलीवर्दी खान की सबसे छोटी लड़की। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इसको तो मैं कल ही पढ़ाऊंगा अब, ठीक है? अब जरा एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या, क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है? देखो हमने पढ़ा सबसे पहले तो एक, आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि क्यों जो यूरोपियंस थे वो कॉलोनीज बनाने के पीछे पड़ गए थे। इसके पीछे आपने रीजन देखा, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंगल। क्या एंगल? क्योंकि जो इकोनॉमिक एंगल कैसे चेंज हो रहे थे, सबसे पहले क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म गया जो मर्केंट्स का था, देन कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन गया। पहला वाला जो कैपिटलिज्म था वो मर्केंट मर्केंट वाला था। और फिर जो नया कैपिटलिज्म आया वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण में चेंज हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ तो मशीनें आ गई। ठीक है? अब भूखी मशीनों को चाहिए रॉ मटेरियल, इसीलिए अब इनको चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है? अब लड़ाई सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, अब लड़ाई है आधिपत्य की, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल की। किसकी लड़ाई है? पॉलिटिकल कंट्रोल की। ठीक है? इसीलिए आपने देखा, जो मैंने आपको लिंक किया था याद करिए, कि जो चार्टर एक्ट 1793 में 20 साल की मोनोपोली दी गई थी, अब वो 20 साल बाद 1813 में हटा दी गई। वो मोनोपोली खत्म कर दी गई। कुछ कुछ चाय में थी और चाइना में थी, पर बाकी चीजों में हटा दी गई। ठीक है? तो इसके पीछे एक कारण तो आपका वही है, नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरा कारण क्या है आपका? इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि 1780 से क्या आ गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। ठीक है? फिर हमने देखा कि अगर 18 सेंचुरी का सबसे स्टार्टिंग वाले फेज में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी इंपोर्ट होता था, 60% इंपोर्ट कहां से होता था? बंगाल पोर्ट से।
फिर हमने सीधे बंगाल को पढ़ना शुरू किया। बंगाल में हमने देखा कि किस तरह से जो मुर्शिद कुली खान है उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें दिखता है बहादुर शाह 1 से जो हमारे मुगल्स हैं उनकी पावर नोबल्स की तरफ चेंज हो गई। किसकी तरफ चेंज हो गई? नोबल्स। असल में जो डी फैक्टो रूलर थे वो थे नोबल्स। डी फैक्टो रूलर कौन बने? सर डी फैक्टो मुगल्स, डी फैक्टो तो नवाब बने और जो ब्लड और वाले थे वो बस क्या बने? डी ज्योर। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? जुल्फिकार खान के पास असल पावर थी, जहांदर शाह तो खाली गद्दी में बैठा था। उसके बाद जो फरुख सियार आया था बैठाने वाले थे सैयद ब्रदर्स। उसके बाद तो मोहम्मद शाह रंगीला आया, बैठाने वाले थे सैयद ब्रदर्स। ठीक है? तो कहने का ये मतलब है तो जैसे ही हमारे मुगल्स वीक हुए तो रीजन्स, हमारे जो रीजन्स हैं वो अपने आप को डिक्लेयर करने लगे इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा? बंगाल का। तो बंगाल का हमने मुर्शिद कुली खान के बारे में बड़ा अच्छा पढ़ा, क्योंकि बंगाल की आपको मैंने पहले आज पॉलिटी समझाई कि बंगाल में 4 क्लासेस को क्या करना था? कन्विंस। 4 क्लास का क्या चाहिए था? सपोर्ट। राजीनामा। ठीक है? तो मुर्शिद कुली खान सबसे पहला बना जिसने कहीं ना कहीं बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। ओपनली नहीं बोला, उसने लगान देना मना कर दिया। ठीक है? और मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? मुर्शिद कुली खान चाहता था कि मेरे बाद कौन बैठे? सरफराज खान। पर गद्दी पे कौन बैठा? उसका बेट सुजाउद्दीन, जो उसका बाप है। फिर सुजाउद्दीन के बाद कौन बैठा? सरफराज खान। सरफराज को किसने मारा 1739 में? और अलीवर्दी में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अलीवर्दी वो जो था जिसने पहली बार पंगा लिया। क्योंकि शुरुआत कहां से दिख रही है हमें? ब्रिटिशर्स की शाहजहां से। कहां से दिख रही है? शाहजहां से। फिर मैंने 1717 वाला फरमान जिसको हमने मैग्ना कार्टा कहा, तो इसका बड़ा इस्तेमाल करते थे ब्रिटिशर्स। तो जो अलीवर्दी है ही वाज द फर्स्ट जिसने फ्रेंच और ब्रिटिश को कहा कि तुम अपनी किलेबंदी को जरा कंट्रोल में रखो। यानी कि अलीवर्दी पहला बना जिसने थोड़ा सा पंगा लिया। और अलीवर्दी के बाद कौन बैठेगा? इसका ग्रैंडसन जिसका नाम है सिराज उद्दौला। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आएगा कितना डेप्थ हम पढ़ रहे हैं। और इससे ऊपर हिस्ट्री मेरे को नहीं लगता कि भैया जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ दिस इज वेरी ये ऑप्शनल है, समझ लो आपका हिस्ट्री का। तो ऐसी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मीन्स लिखोगे। ठीक है? फिर सिराजुद्दौला, फिर हम जाएंगे आगरा में, फिर हम जाएंगे हैदराबाद में। ठीक है? क्लियर हो गया सबको यहां तक स्टोरी? ठीक है? तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? तो साइन आउट कर दूं? चलिए फिर गाइस, थैंक यू सो मच।